नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर अर्थशास्त्र के पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उपयोगिता किससे मिलती है? लोक आय से, लोक व्यय से, उपर्युक्त दोनों से या दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। अधिकतर लोग आप लोगों में से ऑप्शन सी को लगाए होंगे, लेकिन सी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि उपयोगिता जो होती है वो व्यक्तिगत चीज होती है। यहाँ जो ऊपर के दोनों ऑप्शन हैं, लोक आय और लोक व्यय, दोनों में से कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, दोनों सार्वजनिक चीजें हैं। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोनों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय का कौन सा सिद्धांत फिंडले सिराज ने नहीं दिया था? यानी फिंडले सिराज के द्वारा सार्वजनिक व्यय का कौन सा सिद्धांत नहीं दिया गया था? तो यहां भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पादकता का सिद्धांत। उत्पादकता का सिद्धांत फिंडले सिराज के द्वारा नहीं दिया गया था। बाकी तीनों सिद्धांत यानी लाभ का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत और स्वीकृति का सिद्धांत फिंडले सिराज के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, मंदी के समय सार्वजनिक व्यय को घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, स्थिर बनाए रखना चाहिए या उपर्युक्त सभी असत्य हैं? आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बढ़ाना चाहिए, यानी मंदी के समय सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सरकार के गैर कर आगम में शामिल होते हैं उद्योगों से प्राप्त आय, उपहार, सरकारी संपत्ति से आय या उपर्युक्त सभी? आपका यहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी, क्योंकि सरकार के गैर कर आगम में ऊपर तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी शामिल होते हैं। उद्योगों से प्राप्त आय, उपहार और सरकारी संपत्ति से प्राप्त आय, तीनों जो है सरकार के गैर कर आगम में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक बेरोजगारी की दशा में किन्स ने उचित बताया है? यानी किन्स ने क्या उचित बताया है? तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी संतुलित बजट। यानी अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति में किन्स ने संतुलित बजट को अपनाने का सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति के घटक हैं। यहां आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी सार्वजनिक व्यय, करारोपण और घाटे की वित्त व्यवस्था, तीनों जो है राजकोषीय नीति के घटक हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, यानी विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? तो यहां भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता और संसाधनों की गतिशीलता, तीनों जो है विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को किस वस्तु के संदर्भ में प्रभावित करता है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निजी वस्तु, क्योंकि जब वस्तु निजी होती है तो एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित करता है। जब वस्तु सार्वजनिक होती है तो प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था साख सृजन का कार्य करती है? यानी इसमें से कौन सी संस्था साख सृजन का कार्य करती है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वाणिज्यिक बैंक, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक जो है साख सृजन का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है? यहां पूछा गया है आपसे परिमाणात्मक विधि नहीं है, तो यहां आपका बी सही हो जाएगा, नैतिक प्रेरणा। नैतिक प्रेरणा जो है परिमाणात्मक विधि नहीं है। इसके अलावा बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, तीनों जो है परिमाणात्मक विधि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चयनात्मक साख नियंत्रण विधि नहीं है? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवर्तनीय आरक्षित आवश्यकता जो है चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रकार में निम्न शामिल नहीं है, यानी इसमें से कौन मुद्रा के प्रकार में शामिल नहीं है? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोना। सोना जो है मुद्रा के प्रकार में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेशम। यानी इसे ग्रेशम का नियम भी कहते हैं कि घटिया मुद्रा जो होगी वो बढ़िया मुद्रा यानी अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे मुद्रामान की विशेषताएं हैं। एक अच्छे मुद्रामान की विशेषताएं हैं, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लोच, मितव्ययिता, जन विश्वास तीनों जो है एक अच्छे मुद्रा की विशेषता होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, यानी भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, आरबीआई इसको जारी नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों का है, यानी वाणिज्यिक बैंकों का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट जारी करना, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक नोट जारी नहीं करते हैं। नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। नोट जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्युत्पन्न जमाओं को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न जमा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, साख जमा, यानी व्युत्पन्न जमा को साख जमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 1969 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने भुगतान बैंक कार्यरत हैं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्तमान में 6 जो है भुगतान बैंक कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसबीआई, क्योंकि एसबीआई जो है वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नवीन महत्वपूर्ण सुधार हैं? तो आपका 22 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि नगद कोष अनुपात में कमी की जा रही है, ब्याज दरों में भी कमी की गई है, और घरेलू मुद्रा बाजार में प्रवेश की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। प्रवेश की स्वतंत्रता किसे प्रदान की गई है? सरकार को, यानी सरकार जो है अब आरबीआई जो घरेलू मुद्रा रखी हुई है उसमें प्रवेश पा सकते हैं, उसमें से मुद्रा निकाल सकती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित है? नहीं है पूछा है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी धारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है बैंकिंग व्यवस्था से संबंध नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ आपका 24 का डी सही हो जाएगा, साख निर्माण, यानी साख निर्माण जो है वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है, केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, साख नियंत्रण की विधि है, यानी इसमें से कौन साख नियंत्रण की विधि है? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी बैंक दर के द्वारा भी साख नियंत्रण किया जा सकता है, खुले बाजार की क्रिया के द्वारा भी साख नियंत्रण किया जा सकता है, परिवर्तनशील कोषानुपात के द्वारा भी साख नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 का। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, यानी मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी आय की स्थिरता, आर्थिक विकास और विनिमय स्थिरता तीनों जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्तिशाली मुद्रा का सूत्र है, यानी शक्तिशाली मुद्रा का सूत्र इसमें से कौन है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, H बराबर C प्लस RR प्लस ER, ये शक्तिशाली मुद्रा का सूत्र है। अगला प्रश्न है, करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले घटक हैं? तो 29 का आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी देश में धन संपत्ति का वितरण, कर प्रणाली और मुद्रा प्रसार, ये तीनों जो है करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले घटक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निर्मला सीतारमण हैं। अगला प्रश्न है, कर का विवर्तन संभव नहीं होता है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष करों में, यानी प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी को चुकाना पड़ता है, इसमें करों का विवर्तन संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, यानी इसमें से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंक दर, क्योंकि बैंक दर जो है मौद्रिक नीति का उपकरण होता है, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यय नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्याज भुगतान पर व्यय, यानी ब्याज भुगतान पर जो व्यय किया जाता है उससे अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है, तो ये विकास व्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, लोक वित्त की विषय सामग्री है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, लोक ऋण, तीनों क्या हैं, लोक वित्त की विषय सामग्री हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को किसने दिया है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को किसने दिया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाल्टन ने, यानी डाल्टन के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक राज्यों के आर्थिक कार्य हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्षात्मक कार्य, व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य और राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्य, तीनों जो है आधुनिक राज्य के आर्थिक कार्य हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोक व्यय का सिद्धांत नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुधार का सिद्धांत, सुधार का सिद्धांत जो है लोक व्यय का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोक व्यय का उत्पादन पर पड़ता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार की गैर कर आय का मुख्य स्रोत है, सरकार के गैर कर आय का मुख्य स्रोत क्या है, इसमें से बताना है आपको, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा सिद्धांत एडम स्मिथ का करारोपण सिद्धांत नहीं है, यहां आपको बताना है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विविधता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत जो है एडम स्मिथ का करारोपण सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर देय योग्यता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एडम स्मिथ, क्योंकि कर देय योग्यता का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयकर, क्योंकि आयकर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी करता है मुद्रा, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जॉन मार्शल का कथन है। अगला प्रश्न है, राजस्व व्यय को नियंत्रित करता है, राजस्व व्यय को कौन नियंत्रित करता है, 47 नंबर प्रश्न है, तो ए सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, राजस्व व्यय को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो यहाँ आपका सही हो जाए, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी मनोरंजन कर। मनोरंजन कर जो होता है केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मूल्यानुसार कर लगाया जाता है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यानुसार, यानी मूल्यानुसार कर जो होता है मूल्य के अनुसार ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कर प्रणाली है, तो भारतीय कर प्रणाली जो है प्रगतिशील है, यानी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी कर का दर भी बढ़ता जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, वस्तु एवं सेवा कर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक ऐप प्रारंभ किया है ताकि वह करेंसी नोट को पहचान सके, आपको बताना है इसमें से कौन सा वह ऐप है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनी, मनी नाम का ऐप भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया,
तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कौन सा करता है? तो आपका 54 नंबर प्रश्न है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है? 55 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका डी सही हो जाएगा। साख संभाजन ये परिमाणात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं परिमाणात्मक साख नियंत्रण के ही तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साख निर्माण का आधार है, साख निर्माण का आधार है, इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी केंद्रीय बैंक में जनता की प्राथमिक जमाएं, व्यापारिक बैंकों में जनता की प्राथमिक जमाएं और केंद्रीय बैंक की व्युत्पन्न जमाएं, तीनों जो है साख निर्माण के आधार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था मुद्रा के पूर्ति को नियंत्रित करती है? मुद्रा की पूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है? वाणिज्यिक बैंकों का कार्य कौन सा नहीं है बताना है आपको दोस्तों। यहाँ पर कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? तो सी सही हो जाएगा, नोट जारी करना, क्योंकि नोट जो है रिजर्व बैंक जारी करता है, केंद्रीय बैंक जारी करता है, वाणिज्यिक बैंक जारी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक का मुद्रा का संबंध, बैंक मुद्रा का संबंध उस मुद्रा से होता है जिसे, 59 नंबर प्रश्न है, सी सही हो जाएगा इसमें, बैंकों के पास जमा कराया जाता है तथा चेक द्वारा निकाला जाता है, यानी उसे बैंक मुद्रा कहते हैं जिसे बैंकों के पास जमा कराया जाता है तथा चेक द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, रेपो रेट बढ़ने पर मुद्रापूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रापूर्ति घटती है, आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कुल जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है क्या कहलाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, 62 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ ए सही हो जाएगा, केवल जनता के पास नकदी को ही मुद्रा के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अनुसार M2 में सम्मिलित होते हैं, यानी M2 में क्या सम्मिलित होता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, M1 तथा बैंकों की समयबद्ध जमाएं जो है M2 में शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं, यानी आपको बताना है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ विनिमय का माध्यम और मूल्य का संचय, यही दो कार्य मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य निर्भर करता है, यानी परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किस पर निर्भर करता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा की मांग पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, फिशर का समीकरण किस प्रकार लिखा जा सकता है? फिशर का समीकरण किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो सी सही हो जाएगा, पीटी बराबर mv प्लस ही एम भी। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगदी शेष समीकरण m बराबर के पी वाई द्वारा दिया गया था, यानी किसके द्वारा दिया गया था यह समीकरण? आपको यही बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ मार्शल के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्वर्ण मान अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूके यानी ब्रिटेन के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल होते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल होते हैं, 69 नंबर प्रश्न है, यहाँ आपका बी सही हो जाएगा, यानी बैंकों के पास रखी हुई मुद्रा तथा नगदी कोष एवं मांग जमा जो है उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया समीकरण है, पीगू द्वारा दिया गया समीकरण कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर पी बराबर के आर बटे एम। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से कौन भारत में मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है कौन मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है।
तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रोजगार का स्तर ऊंचा करना मौद्रिक नीति का उद्देश्य भारत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राजस्व का समर्थन किया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एडम स्मिथ ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्व के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? 73 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी जो है राजस्व के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व का आधुनिक दृष्टिकोण निम्न में से किस पर आधारित है? राजस्व का आधुनिक दृष्टिकोण निम्न में से किस पर आधारित है? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी अधिकतम सामाजिक लाभ पर आधारित होता है राजस्व का आधुनिक दृष्टिकोण। अगला और अंतिम प्रश्न है, मुफ्तखोरी की समस्या का समाधान क्या है? तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कर भी है, विधि का निर्माण भी किया जा सकता है मुफ्तखोरी से बचने के लिए। एक बहिष्कार प्रक्रिया को भी प्रारंभ किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।